नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे एक बार फिर देश को संबोधित करने वाले हैं। इस बार के प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सबकी नजरें इस बात के लिए टिकी हैं कि आगे कोरोना से लड़ाई का कौन सा प्लान वो सामने रखेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए तो उन्होंने राज्यों से फीडबैक मांगा। ऐसे में प्रधानमंत्री आज रात क्या बोलेंगे, इसको लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। कल पीएम ने कहा था, जन से जग तक कोरोना के बाद दुनिया वैसे बदलेगी जैसे विश्व युद्धों के बाद बदली। यह बात उन्होंने कल कही थी। ऐसे में प्रधानमंत्री क्या बदली हुई दुनिया के मुताबिक जीने का कोई मंत्र देंगे? आज हमारे साथ कई राज्यों के मंत्री जुड़ेंगे और पीएम से राज्य क्या सुनना चाहते हैं, यह बात उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। और साथ ही सवाल यह भी होगा कि पीएम जब बोलेंगे तो क्या लॉकडाउन खोलेंगे या फिर लॉकडाउन के अगले चरण में जाने का ऐलान आज प्रधानमंत्री करेंगे। तो आज का दंगल शुरू करें उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, क्या लॉकडाउन खोलेंगे? यह सवाल अब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। अब तक प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के हर कदम को खुद से समझाया है, बताया है कि आगे कैसे बढ़ना है। बाईस मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। 11 मई को मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम ने राज्यों से 15 मई तक आगे की रणनीति पर सुझाव मांगा है। ऐसे में प्रधानमंत्री रात 8 बजे किस दिशा का संकेत देंगे, इस पर सबकी नजर है। हमको संक्रमण रोकने के सारे उपाय करते हुए आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करनी पड़ेगी, क्योंकि जान तो है ही, लेकिन जान के साथ साथ जहान भी है। बहुत बड़े पैमाने पर लेबर आएंगे और बहुत उनकी इतनी दूर से आने के बाद, इतनी परेशानी झेलने के बाद फिर वो क्वारंटाइन में रहने पर भी उनके लिए एक वही स्थिति बनी रहती है। तो हम लोगों ने इस पे रूरल एरियाज में पंचायत के लोगों को भी इस सब्जेक्ट के बारे में बताया है कि वो लोग खुद इन लोगों का केयर करें। वो लोग को भी हम लोग इसमें शामिल करेंगे। इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए, क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखना। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जीवन आगे बढ़ाने की बात अब बड़ी बनती जा रही है। हालांकि कुछ मुख्यमंत्री अभी भी लॉकडाउन खोलने के पक्ष में नहीं है।
उलझनों के बीच 15 जोड़ी यात्री ट्रेनों की शुरुआत हुई है। मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलने के बावजूद पैदल चल रहे मजदूरों की लंबी कतार भी हाईवेज पर लगी हुई है। प्रधानमंत्री को इन जैसी सारी उलझनों को सुलझाना है। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि आज हमारे साथ दंगल में प्रताप सिंह जी होंगे जो कि मंत्री हैं राजस्थान सरकार में। हमारे साथ जय कुमार सिंह जी होंगे जो कि मंत्री हैं बिहार की सरकार में। हमारे साथ असलम शेख जी होंगे जो मंत्री हैं महाराष्ट्र की सरकार में। हमारे साथ मोहसिन रजा होंगे जो कि मंत्री हैं यूपी की सरकार में। शाहनवाज हुसैन हमारे साथ होंगे, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और राघव चड्ढा हमारे साथ होंगे, वो आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। वैसे दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन हैं और विधायक हैं दिल्ली सरकार में। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले मेरा सवाल शाहनवाज हुसैन आपसे है। बहुत से लोग आज ये बात कह रहे हैं कि 500 हुए केस तो सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, 5000 हुए तो पीएम आए, उन्होंने कहा कि हौसला बढ़ाइए, थाली बजाइए, घंटी बजाइए। फिर 10,000 हुए तो दिया बाती जलाने को कहा गया, 40,000 हुए तो सेनाओं से फूलों की बरसात कराई गई, आर्मी बैंड बजा, 50,000 हुए तो शराब की दुकानें खुल गई, 60,000 हुए तो ट्रेन चल रही है। अब 70,000 पर क्या करेंगे आगे? क्या बड़ा प्लान ऐलान होगा आज? देखिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई है पूरी दुनिया में भारत ने बहुत मजबूती से लड़ी है। ये सही है कि दुनिया में ये लोग भी कह रहे हैं कि जहां लोग कई जगह 10-10 लाख केस हैं, जहां अमेरिका और यूरोप जैसे देश में 60-60 हजार, 30,000, 40,000 लोगों की मौतें हुई हैं, यहाँ भारत में नेतृत्व की वो क्षमता थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक्सपर्ट की राय पर जो लॉकडाउन किया, उससे आज हम इस स्थिति में हैं कि कोरोना को बड़ी तादाद में हमने रोका है। और ये भी जानिए कि ये लॉकडाउन जो किया, ये कोई फैसला आसान फैसला नहीं था। पहली बार जब हमने सोचा इसको चेन को तोड़ेंगे, उसको तोड़ने के बाद लगा जब सारे मुख्यमंत्री एक्सपर्ट की राय हुई, तब हुआ इसको बढ़ाना चाहिए। तो इसको जब बढ़ाया गया है तो अभी भी कल प्रधानमंत्री ने सारे मुख्यमंत्री से बातचीत की है, एक्सपर्ट से बातचीत की है। हम सबको इंतजार है, एक अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर, उनको जैसे गार्जियन अपने बच्चों की फिक्र करता है, वैसे 135 करोड़ हिंदुस्तानी की वो फिक्र कर रहे हैं और सबसे राय मशवरा कर रहे हैं। और रोहित जी, अगर आप दंगल में भी कोई राय दे रहे हैं तो उस राय का भी महत्व है। सबसे राय मशवरा करके एक निर्णय की तरफ बढ़ेंगे। और कोविड-19 की लड़ाई को जिस मजबूती से भारत ने लड़ा है, उसमें कई लोगों के सुझाव हैं। कल आपने देखा मुख्यमंत्रियों ने जो सुझाव दिए, उसमें टीम इंडिया के अंदर कई लोगों के अलग अलग भी सुझाव थे, लेकिन उन सारे सुझाव को देखकर एक कैप्टन की तरह वो निर्णय करेंगे और जो एक्सपर्ट कहेंगे उसी को ध्यान में रखते हुए वो निर्णय करेंगे। 8 बजे पूरा इंतजार रहेगा। हम भी आज तक लगा के बैठकर देखेंगे, सुनेंगे, और पूरे देश को इंतजार रहेगा। हमें कोरोना को हराना है। दिक्कतें हैं, दुश्वारियां हैं, मजदूरों की भी परेशानियां हैं, उन सब को देखते हुए जान भी है, जहान भी है, और पूरे दुनिया की चिंता, अपने देश की चिंता करते हुए लोगों को कम से कम दुख हो और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए निर्णय करेंगे। आज पूरे देश को भरोसा है और प्रधानमंत्री का जो भरोसा है, उसी भरोसे का है कि लोग इंतजार करेंगे उनको सुनने के लिए। प्रताप सिंह जी क्या चाहते हैं, लॉकडाउन बढ़े या खत्म हो जाए? अब रोहित जी, एक बात आप मानकर चलिए कि लॉकडाउन लगाना बहुत बड़ी चुनौती थी, तो लॉकडाउन खोलना उससे बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पूरे देश को स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वक्त असली भारत, और आप जानते हैं पूरी जिंदगी पटरियों पर चल रही है। और उस वक्त जब पटरियों पर 15 मजदूरों की मौत हो जाती है, उसके बाद चुनौती है प्रधानमंत्री जी के सामने, मुख्यमंत्रियों के सामने, पूरी देश की जनता के सामने। और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कितनी भी श्रमिक ट्रेनें चला दें, हम कितनी भी बसें लगा दें, पूरी राज्य सरकारें हम लगी हुई हैं, सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मजदूर का पैदल चलना रुक नहीं रहा। राजस्थान की सरकार ने, हमने फैसला लिया, जगह जगह वापस हमने कैंप लगाए, और जगह जगह हालात ये हो गए कि अब तो लोग रोटी, और हम खुद लोग, मैं खुद गया, हम चप्पल लेकर गए, क्योंकि मजदूर की हालत ये है कि वो बोतल काट कर नीचे चप्पल की जगह लगाकर पैदल चल दिया है। अब चुनौती बड़ी है, जिंदगी को बचाना भी है। कोरोना बड़ी चुनौती हो गया। आप जानते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ उस वक्त इस बात को सब दुनिया जानती है, अचानक हुआ, और अचानक होने के साथ लोग अपनी अपनी जगह अटक गए। अब इन परिस्थितियों के बीच में जब केस बढ़ रहे हैं, आपने ठीक कहा, आपकी बात में दम था रोहित जी, जब आपने कहा कि जब केस कम थे तब लॉकडाउन सख्त था। अब जब केस बढ़ गए हैं
तब आपकी स्थिति है। लेकिन ये देश को ये तय करना पड़ेगा हमको सबको, और ये मन बनाना पड़ेगा कि जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए और इंसानियत में, मैंने सबसे इस बार देखा कि मैंने सबसे लोगों से रिक्वेस्ट की, भैया इंसान बनेंगे तो भगवान मिल जाएगा। और इस वक्त जरूरत हो गई है कि कोरोना से बचाव करते हुए, कोरोना से जंग लड़ते हुए, कोरोना को हराते हुए जिंदगी भी हमारी पटरी पर रहे, भूख से भी किसी के समस्या सामने नहीं आए, और हिंदुस्तान एक बार फिर एक नई मिसाल के रूप में, ऐसा कुछ मुख्यमंत्रियों से बात प्रधानमंत्री जी की हुई है, हमें नया सब कुछ करना पड़ेगा। और वो इस ढंग से हो कि लॉकडाउन में इस तरह का लॉकडाउन हो जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाए, जिसमें रूल्स रेगुलेशन भी मान ले, जिसमें कोरोना के मरीज बढ़ना भी बंद हो जाए और कोरोना को हम हरा भी दें। इस तरह का प्लान आना चाहिए। प्लान की उम्मीद पूरा सर, दिक्कत कहां आती है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। आप इस समय बतौर मंत्री सरकार के बैठे हुए हैं, और आप जो बात इस समय सामने रख रहे हैं वो बतौर सरकार रख रहे हैं। केंद्र में शाहनवाज हुसैन की सरकार है, उनकी पार्टी की अगुवाई वाली, तो वो जो बात करते हैं, केंद्र में आपकी पार्टी विपक्ष में होते हुए उसका विरोध करती है, और राज्य में इनकी पार्टी आपके विपक्ष में होते हुए उसका विरोध कर देती है, और लोगों के मन में ओपिनियन उन्हीं बातों से बनता है जो आप लोग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये चीजें तो समझानी आप ही को पड़ेंगी ना। आप जान रहे हैं कि आपने कोशिश की, उसके बावजूद मजदूरों की सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। यही बीजेपी दिल्ली से बैठकर कहती है कि हमने कोशिश की लेकिन सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। आपकी पार्टी उनको घेर लेती है, राज्य में आप कहते हैं उनकी पार्टी आपको घेर लेती है। रोहित जी, इस बात में एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये जो मजदूरों का मामला आया उसमें मैं लगातार बार बार कहता रहा, आप ही के चैनल पर कहा कि केंद्र सरकार ने इसमें देरी कर दी। कंट्रोल रूम दिल्ली से बनता, दिल्ली से सारा फैसला होता, जो ट्रेनें अब केंद्र सरकार ने चलाई वो ट्रेनें उसी वक्त चला दी जाती, पूरे देश में एक डायरेक्शन होता। राजस्थान से मजदूर निकलता है, निकल कर जाता है यूपी के बॉर्डर पे, यूपी की सरकार उसको जाने नहीं देती, झंझट होता है, झगड़ा होता है, उसके बाद वो बिहार और उत्तराखंड के लिए निकल पाता है। केंद्र सरकार में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, पिता की भूमिका में उनको पिता की तरह भूमिका निभानी पड़ेगी। कंट्रोल रूम दिल्ली से बने, 100 आईएएस ऑफिसर्स के नंबर निकले, जहां भी प्रॉब्लम है। और इस वक्त केंद्र सरकार को लॉकडाउन जब आप खोल रहे हैं, पूरी तैयारी आपकी है। मैं आज कहूंगा देश के हर बेरोजगार मीडियम क्लास मजदूर के खाते में बड़ा पैसा है। आप एफसीआई के गोदाम खोल दें, गेहूं दें। राज्यों को 1 किलो गेहूं ज्यादा नहीं मिला। अब इस वक्त जरूरत है, नई फसल आ गई है, कहां रखोगे गेहूं चावल सारा सब राज्यों को दीजिए। बाइकआउट कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, अंतरात्मा से कह रहा हूं। आदमी महसूस कर रहा है कि अब केंद्र सरकार से बड़ा पैकेज आएगा, राज्यों को पैसा मिलेगा, हर आदमी के खाते में पैसा आएगा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो मीडियम क्लास हो। बतौर एक राज्य सरकार के प्रतिनिधि मैं आपकी इस समस्या को हर दिन सुन रहा हूं। हर दिन सरकारों के प्रतिनिधियां बैठ के कह रहे हैं कि केंद्र से एक पैकेज की दरकार है, लेकिन उसके पहले जो चीजें हुई क्या वो सही नहीं हुई? मोहसिन रजा, क्या सरकार ने सही समय पर राज्यों की सुनी नहीं? क्या सरकार ने सही समय पर राज्यों के कहने पर ट्रेनें खोल दी होती? जब मना कर दिया गया तो उस समय की स्थिति अलग होती जो आज है उससे? रोहित, देखिए, सच बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरह से दूरदर्शिता के तहत उन्होंने समझा और तुरंत देश में लॉकडाउन लगाया, इससे एक जो स्प्रेड था उसको रोका। आपने 2-3 आंकड़े पेश किए, उसको लेकर अभी हमारे राजस्थान के मंत्री जी ने बात उठाई, लेकिन मैंने कहा ना कि आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। देश हित में, जनहित में, जान भी जहान भी के नारे के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ये फैसले लिए, आज उन फैसलों की सराहना पूरे विश्व में हो रही है। और जहां तक रही खाद्य सामग्री की बात, जहां तक रही दवाओं की बात, तो सारी चीजों को लगातार माननीय प्रधानमंत्री ने आपके चैनल पर या सारे चैनलों पर बैठ कर उन्होंने बताया कि हम किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन इस पर राजनीति करने का समय नहीं है। ये समय ऐसा है जब पूरी दुनिया हमारे देश हिंदुस्तान की तरफ देख रही है, और हिंदुस्तान बहुत मजबूती के साथ में, जैसा कि अभी शहनवाज साहब ने कहा कि मजबूती के साथ में देश हमारा लड़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और ये सच है, इसमें कोई राजनीति नहीं हो रही है। ये सच्चाई है कि 130 करोड़ लोगों को कैसे हम आगे ले चले, देश में सुरक्षित रखकर इस कोरोना से बाहर निकालकर। कोविड-19 से लड़ाई हमको ऐसे ही लड़नी होगी। रजा साहब, आपको लगता है एक पैंडेमिक के बीच में जब आपको अभी आगे का रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप या तो लॉकडाउन में अटक गए हैं या फिर लॉकडाउन में भटक गए हैं,
इस बात का समय नहीं है कि आप बैठ के अपनी पीठ थपथपाएं और बोलें कि देखो अमेरिका से तुलना कर लो, हमने क्या कर दिया। सर तुलना ही करनी है तो श्रीलंका से कर लीजिए, भूटान से कर लीजिए, फिर वो तो आपके मुकाबले बहुत छोटे छोटे देश हैं, उनकी स्थिति देखिए। हम पीठ नहीं थपथपा रहे हैं, हम सतर्कता के साथ में देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री लगातार सारे देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, तमाम और एक्सपर्ट के साथ में बैठकर इसके हल को तलाश रहे हैं कि कैसे हम देश को एक पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कि आज 8 बजे जब वो बोलेंगे तो आप देखिएगा कोई ऐसी चीज जरूर आएगी, जैसे आज प्रशंसा हो रही है ऐसे ही 8 बजे फिर वो ऐसी चीज लाएंगे जो जनहित में होगी, देश हित में होगी। यूपी की सरकार लॉकडाउन खोलना चाहती है या नहीं? देश को बचाना है, देश के लोगों को यूपी की सरकार लॉकडाउन खोलना चाहती है या नहीं? देखिए, यूपी की सरकार में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से राउंड द क्लॉक काम किया है वो नजीर दूसरे राज्यों के लिए बनी है हमारी सरकार। हमने सारे किसानों से लेकर मजदूरों तक और घर घर भोजन पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में हमने किया। हमने बहुत बड़े पैमाने पर मोहसिन साहब, दिल्ली में आपके उत्तर प्रदेश के कितने मजदूर फंसे हैं पूर्वांचली? जहां तक आपने बात की कितना परेशान है वो खोलने की, आप भी देख रहे हैं सर, आप तक भी वो रिपोर्ट्स आ रही होंगी। प्रधानमंत्री लेंगे और जो वो निर्णय लेंगे सरकार उसके साथ जाएगी। ठीक, आप केंद्र पर छोड़ रहे हैं फैसला, आपको अपनी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि लॉकडाउन खुलना चाहिए या नहीं। यूपी की सरकार केंद्र के फैसले के साथ जाएगी। बिहार की सरकार क्या चाहती है जय कुमार जी, लॉकडाउन खुले या लॉकडाउन बढ़े? राघव चड्ढा, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। जी कल जो बात हुई थी, कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्री का एक बात हुई थी और ये बात बहुत बेहतर में दिख रहा है कि इन दिनों प्रधानमंत्री जी जब भी निर्णय कोई लेते हैं तो राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से ओपिनियन लेने के बाद ही कोई ठोस निर्णय लेते हैं। ये एक बड़ी स्वस्थ परंपरा है और भारत के एक देश के कमांडर होने के नाते अपने सहयोगियों से, सभी राज्य के प्रमुखों से निर्णय लेकर के कोई काम करना या और सहमति बनाना ये बहुत बेहतर कार्य है। और अभी तक जो भी चीज़ें ये हुई है और वो जनहित में हुई है। जो लॉकडाउन बिगिनिंग में हुआ, लॉकडाउन दूसरी तीसरी चरण में हुई, कुछ चीज़ों की रियायत दी गई, इस समय के अनुसार ये दिया गया है। संख्या बल बढ़ा, सिर्फ इसकी नहीं कि 5,000 पर क्या दिए, 10,000 पर क्या दिए और 15,000 पर क्या दिए। ये भी आप पीरियड भी देखिए, टाइम कहा जाता है कि टाइम इज मनी। तो हमें इस लॉकडाउन में समय को भी देखना है कि यदि हम पैनिक होते जा रहे हैं, कई प्रकार की समस्याएं बढ़ती जा रही है, लोगों के सामने भूख बढ़ रही है, लोगों को नेसेसिटी बढ़ रही है, तो उसके अनुसार मुख्यमंत्री से राय लेकर के, सभी मुख्यमंत्रियों से राय लेकर के किसी किसी चीज में रियायत देना भी ये सहमति के बिंदु पर ही ये काम हुआ है। जैसे बाहर की माइग्रेंट लेबर को डेली वेजेस का या टूरिस्ट में फंसे सर लॉकडाउन खोलना चाहिए कि नहीं? एक सराहनीय कदम सीधे बताइए ना, आपकी सरकार का ओपिनियन क्या है? नीतीश कुमार जी ने कल क्या कहा? नहीं, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी का एक ओपिनियन है। हम लोग देखिए मुख्यमंत्री जी का हमारा ओपिनियन है कि अभी कंप्लीट लॉकडाउन खुलना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्री जी के बात सुनने के बाद एक बड़ी ठोस निर्णय पर लेंगे और हमको लगता है कि कुछ राज्यों को भी स्वायत्त करेंगे। राज्य की अपनी स्थिति के अनुसार किन किन चीजों में रियायतें दे सकती है, कौन सी गतिविधियां चलाई जा सकती है, कहाँ निर्माण की भूमिका चलाया जा सकता है या छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री को चालू किया जा सकता है। रोहित जी भी ये बड़ी सवाल है, लोगों को अब सर्वाइवल करना, लोगों को इंगेज करना। सिर्फ लॉकडाउन किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस क्षेत्र में नहीं लगना चाहिए, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी आज एक ठोस निर्णय पर जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, असलम शेख भी आ गए हैं महाराष्ट्र से हमारे साथ, उनके पास जाएं जय कुमार जी, उनके पास जाएं। उसके पहले राघव चड्ढा, बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं और आप क्योंकि उस सरकार का नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसने सबसे पहले लॉकडाउन के पक्ष में कदम उठाने की बात की, जिसने सबसे पहले कहा कि लॉकडाउन जरूरी है और कुछ कदम उठाए भी। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि साहब 500 में तो आप कह रहे थे ताला लगा दो, सब बंद कर दो, 70,000 में आप कह रहे हैं कि खोल दो वरना जिंदगी बंद हो जाएगी, कैसे होगा? देखिए, लॉकडाउन लगाने का मकसद क्या था? लॉकडाउन लगाने का सर्वश्रेष्ठ मकसद ये था कि हम स्वास्थ्य संबंधी अपनी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो प्रबंध हैं उनको इस स्तर पे ले जाएं, इतने बढ़िया स्तर तक ले जाएं कि यदि ये बीमारी महामारी का रूप लेते हुए उसका प्रकोप भारत पे छाता है और कई हजारों लोग, लाखों लोग इससे पीड़ित होते हैं, तो तमाम राज्यों के पास आईसीयू बेड, आरटीपीसीआर किट, पीपीई किट, वेंटिलेटर, क्रिटिकल केयर बेड्स, ये सब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। और मुझे लगता है तमाम राज्यों ने और खास करके दिल्ली ने लॉकडाउन के पहले चरण का फायदा उठाते हुए पूर्णतः वो तैयारी कर ली और पूरा रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली की जनता के सामने भी रखा कि अगर स्थिति बद से बदतर होती है, गंभीर होती है, अति गंभीर होती है, तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में प्रावधान है उस स्थिति से जूझने के लिए, लड़ने के लिए। लॉकडाउन कोई अंतहीन नहीं हो सकता, लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान इस बीमारी का नहीं है। और विदेश भी, कई बड़े बड़े देश इस विश्व के जो लॉकडाउन में थे, उन्होंने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और अब वे लॉकडाउन के बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम अपना आर्थिक पहिया और आर्थिक गतिविधियों को इतना रोक दें और इतने समय के लिए रोक दें कि भुखमरी और अन्य समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाएं। इसीलिए आर्थिक पहिया चलाना भी जरूरी है, जान अत्यंत बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जहान भी थोड़ा बहुत जरूरी है। तो पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्रबंध होने के बाद अब धीरे धीरे आराम से सोच विचार कर सोच समझकर कैसे कैसे उन इलाकों में लॉकडाउन समाप्त किया जाए जहां केसेस ज्यादा नहीं है, जहां फैलने का पोटेंशियल नहीं है और जहां पर मास्क और तमाम तरीके की एहतियात बढ़ती जा रही है, वहां पर लॉकडाउन को खोलना चाहिए। राघव चड्ढा, आप तो रेगुलर टीवी पर भी आ रहे हैं और रेगुलर आप वो पूरा मैप भी देख रहे होंगे, कितने ऑरेंज जोन देश में, कितने ग्रीन जोन देश में, कितने रेड जोन देश में। 1 मई और 10 मई की तुलना आप कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि 1 मई को देश में ऑरेंज जोन ज्यादा थे और अंत में 10 मई आते आते उस ग्रीन जोन का जो एरिया था उसमें से बहुत सारे निकलकर ऑरेंज जोन में चले गए। यानी कि जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि हम कंटेन कर लेंगे, हम रोक लेंगे, ऑरेंज जोन को हमें ग्रीन में ले जाना है, ग्रीन को ऑरेंज में नहीं ले जाना है। 3 चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो यह है कि यह बीमारी तीसरे चरण यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में देश के कई राज्यों में आ चुकी है। हमें सबसे अहम चीज यह करनी है कि हमने मौत नहीं होने देनी है, लोगों की जानें बचानी है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हुआ है, उनको इलाज देकर ठीक करना है, मौतें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बना लिया। एक विषय। दूसरा विषय, ये लाल, ऑरेंज और ग्रीन की जहां तक आप बात करते हैं, इससे मैं पूर्ण तरह सहमत नहीं हूं, क्योंकि दिल्ली जैसे राज्य को आप 11 जिलों में बांटकर, 11 बड़े बड़े जिलों में बांटकर आप पूरे जिले के ऊपर रेड जोन की पाबंदियां लगा दें, वो ठीक नहीं है। यही तो बात आ जाती है ना राघव चड्ढा, एक जिले के अंदर इसलिए सवाल ये उठ रहा है, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि जो सारी सरकारें अंदर कुछ और बोलती हैं और बाहर आके कहती हैं हमने प्रधानमंत्री पे छोड़ दिया निर्णय लेने के लिए कि लॉकडाउन बढ़े या ना बढ़े, वो असल में जिम्मेदारी से भागती हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की घोषणा करी और लगातार गाइडलाइंस राज्यों को दी। अब भी जो निर्देश आएंगे, दिशा निर्देश आएंगे, वो माननीय प्रधानमंत्री से ही आएंगे और तमाम राज्यों को उसकी इंप्लीमेंटेशन सौंपी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार चाहती है कि लॉकडाउन खुल जाए दिल्ली में। नहीं, हमारी सरकार ने कतई नहीं कहा। हमारी सरकार ने 2 चीजें कही, मैं बता देता हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, एक लाइन में बस, असलम शेख के पास भी जाना। पहली चीज तो ये कही कि जो कंटेनमेंट एरिया है दिल्ली के अंदर, उसमें हमने पूरी सख्ती करी है, कंटेनमेंट एरिया बढ़ा भी देंगे, लेकिन जो बाकी इलाका है उसको जिलों में ना बांटें, वार्ड में बांटें और धीरे धीरे कर दिल्ली के जो बाकी इलाके हैं जहां पर मामले नहीं हैं, कृपया कर उसमें आर्थिक चक्का चले, आर्थिक पहिया चले, उस तरफ हम धीरे धीरे कदम रखें। दूसरी चीज ये बोली कि केंद्र सरकार से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली सरकार को पैसा नहीं मिलता है, चाहे शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस हो, चाहे रिलीफ का जो प्रबंधक राशि जो तमाम राज्यों को दी गई है, अभी तक नहीं मिली है। तो कृपया थोड़ी आर्थिक मदद दिल्ली वालों की भी करें। और इसी के साथ साथ जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी से आएगा, मुझे लगता है तमाम राज्य तमाम राज्य उसको मानेंगे, ये बात सच है। लेकिन असलम शेख, अब ये सवाल भी खड़ा होने लगा, कल उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार ही सारी गाइडलाइन, सारे दिशा निर्देश तय कर दे। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि असल में राज्य टोपी ट्रांसफर करना चाह रहे हैं केंद्र पर, बचना चाहते हैं किसी भी तरह का कॉल लेने से कि कल को अगर स्थिति बिगड़ जाए तो अपने माथे पर ना आए। क्या वाकई ऐसा है? तो जो गाइडलाइन की तरफ से ही माननीय जी की तरफ से उसी को
को पूरा देश ने मानने का काम किया और महाराष्ट्र ने तो तंत्र जैसा वहां से आया उसी को मानने का किया है। लेकिन कुछ पार्ट जो है वो राज्य शासन को भी छोड़ देना चाहिए कि अगर उनको लगता है कि किसी ग्रीन जोन के अंदर बाकी की चीजें शुरू करनी चाहिए ताकि इकोनॉमी के ऊपर जो दबाव आ रहा है, इकोनॉमी में लहर हो रही है, उसको चालू किस तरीके असलम साहब माफी चाहता हूं, आपकी आवाज ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी खामी लगती है, इसको दुरुस्त कर लेते हैं, उसके बाद वापस आपसे बात करता हूं ताकि हम बेहतर तरीके से आपकी बात सुन और समझ पाएं। प्रताप सिंह, जो सवाल मैंने उनसे पूछा था वो आप पर छोड़ रहा हूं। क्या राज्यों की सरकारें टोपी ट्रांसफर की भी कोशिश कर रही हैं कि कल को अगर स्थिति बिगड़ जाए, ये मांगना तो जरूरी है कि साहब दरवाजे खोलो, आर्थिक गतिविधि चलाओ, लेकिन उसमें अगर कहीं कल को गड़बड़ हो जाती है, चूक हो जाती है, तो अपने पास मौका रहे कि हमने नहीं किया था, ये तो मोदी सरकार ने किया था। कोई भावना नहीं है मन में, मैं कसम खा के कह रहा हूं, कोई भी राज्य सरकार ये नहीं चाहती कि केंद्र सरकार के ऊपर टोपी उड़ा दी जाए। ये मामला ऐसा है जिसमें पूरा देश, पूरी दुनिया संकट में, इस वक्त ऐसी भावना हम भी नहीं रखते और केंद्र सरकार से इस वक्त बहुत बड़ी उम्मीद है। मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहते हैं तीसरे लॉकडाउन में क्या चाहते हैं? आज रात को 8 बजे मैं आज तक चैनल आपका जो है वो देश के लोगों की आवाज बनकर बोलता है। इस वक्त रात को प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है कि पूरे देश के लोगों के खाते में 10,000 रुपए, बेरोजगार मजदूर के खाते में 10,000 रुपए, और इस 10,000 रुपए के साथ एफसीआई के गोदाम खुल जाएंगे। एफसीआई के गोदामों से हर प्रति व्यक्ति, जो भी देश में राशन कार्ड धारी है, आधार कार्ड धारी है, हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति कम से कम 10 किलो गेहूं, उसके राशन कार्ड पर यदि 5 व्यक्ति है तो उसको 50 किलो गेहूं, क्योंकि नई फसल आ गई। अब इस वक्त आप लॉकडाउन में क्या करेंगे? निश्चित रूप से छूट देंगे। छूट देने के साथ सबको पता है कि बड़े बड़े एडवाइजर्स प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठे हैं, लेकिन जो पैकेज आना चाहिए था देश की जनता के लिए, वैसा पैकेज अभी भारत सरकार ने कोरोना के बाद बेरोजगार को, मजदूर को, मीडियम क्लास को या लोगों को नहीं दिया है। वो पैकेज अब आना ही चाहिए, ये वक्त की जरूरत है, जिस पर कोई भी बोलना नहीं चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। पिता की भूमिका केंद्र सरकार को निभानी पड़ेगी। सामर्थ्यवान से दुनिया मांगती है, क्योंकि सामर्थ्य, पैसा, पावर सब इस वक्त केंद्र सरकार के हाथ में है। यदि आप पेट्रोल और डीजल पर 12-13% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो दुनिया में सस्ता हो रहा है पेट्रोल डीजल का फायदा जनता तक नहीं पहुंचाते हैं, तो जो पैसा बच रहा है उस पैसे को आप 10,000 रुपए के रूप में डायरेक्ट खाते में दीजिए। आप एफसीआई के गोदामों के जरिए गेहूं दीजिए, लेकिन जनता को आज के 8 बजे के संबोधन में प्रधानमंत्री जी को मैं फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़कर विनती है, ये मजदूर जो पैदल चल रहा है उसको रोटी भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, उसको डायरेक्ट पैसा चाहिए। आपका सवाल मैं शाहनवाज हुसैन से एज इट इज पूछ देता हूं। जो आप कह रहे हैं, केंद्र सरकार पैसा देने में देरी क्यों कर रही है? शाहनवाज हुसैन, पहले राज्य कहते रहे कि साहब कम से कम जीएसटी का ही पैसा दे दीजिए और कुछ नहीं दे रहे थे, अब तो पैकेज की मांग होने लगी है। राजनीति नहीं करेंगे और केंद्र और राज्य एक है। मैं प्रताप सिंह जी को कहता हूं, आपने तो जो वादा किसानों से किया, जिससे चुनाव जीता, आज तक वो किसानों का कर्ज नहीं माफ किया। आप लोगों के लिए आप मंत्री हैं, आप जान रहे हैं कि जिस तरह की आप कोरोना के संकट के समय में आप सीनियर लीडर हैं, वही कह रहे हैं, आपने किसानों को वही पैसा दे दिया होता ना, कोरोना के वक्त में वही पैसा दे दिया होता, वो पैसा भी आपने नहीं दिया। अभी आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री जब आप मीटिंग में, हाँ सुन लीजिए पहले, प्रधानमंत्री जी ने कहा आवाज 15 लाख तो मैं जवाब भी सुन लेना। प्रताप जी और शाहनवाज जी, एक सेकंड, प्रताप जी और शाहनवाज जी, आप दोनों एक सेकंड रुक जाएं, दोनों रुक जाएं, एक सेकंड के लिए रुक जाएं दोनों। मैं एक निवेदन कर रहा हूं, दोनों रुक जाए। शाहनवाज जी रुक जाइए, पहले आप रुक जाइए ना शाहनवाज जी। प्रताप जी और शाहनवाज जी थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, एक एक करके। शाहनवाज जी और प्रताप जी प्लीज, अच्छा नहीं लगता ना ऐसे विषय पर भी हम आवाज बंद करें किसी की, अच्छा नहीं लगता। एक सेकंड प्रताप जी, मंत्री जी एक सेकंड, प्रताप सिंह जी, करनी पड़ती है। प्रताप सिंह जी, नहीं, शाहनवाज जी अक्सर आते हैं वो भी डिबेट में, और मुझे लगता है उन्होंने भी वो नियम पकड़ लिया जो आप लोगों का सामान्य नियम है कि प्रवक्ता एक दूसरे को तू मैं करेंगे, एक दूसरे का गला पकड़ेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, हल ना निकले, कुछ ना निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिले। 40-40 सेकंड में दोनों अपनी बात कर लीजिए, एक दूसरे के बीच में ना बोलिए, कम से कम लोगों को समझ तो आए आप कहना क्या चाहते हैं। शाहनवाज जी, उनका सीधा सवाल है कि पैकेज देने में देरी क्यों कर रहे हैं और देंगे भी कि नहीं देंगे?
मैं बीच में नहीं बोल रहा था, वो मेरे बीच में अब वो बीच में नहीं बोलेंगे, उनके आप बोले सवालों उसके का बाद वो जवाब बोलेंगे। बोला था। बोलिए शाहनवाज। मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना बहुत आसान है। राहुल जी अर्थशास्त्री से बात करेंगे, कहेंगे इतना डाल दीजिए, इतना डाल दीजिए। जब वही कांग्रेस पार्टी जब राजस्थान हुकूमत में आती है तो अभी तक किसान का कर्जा भी नहीं माफ कर पाई। स्टेट के लोग काम कर रहे हैं, सही है, आप टीम इंडिया टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, आप करें 10,000 रुपया डाल दीजिए, ये कर दीजिए। तो क्या आपके मुख्यमंत्री जी ने जो कल बैठक की थी मंत्री जी, क्या वही सुझाव वहां पर दिया था? और सवाल यह है कि जो राज्य की आपकी जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं। आज इंतजार करना चाहिए, लेकिन पहले ही आलोचना का स्वर और इस तरह का स्वर देना क्या सही है? मैं कह रहा हूं जो मोहसिन रजा साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री आएंगे, इंतजार कीजिए, जो सक्षम होगा भारत सरकार इस देश के लोगों के लिए करेगी, किसानों के लिए करेगी, मजदूरों के लिए करेगी। हमारा दिल है कि किसी को भी परेशानी ना हो। कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार जानबूझकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन अपने संसाधन देखते हुए जितनी मदद की जा सकती है जरूर की जाएगी। लेकिन सिर्फ मांग रख देना ये नहीं है। जब आप जिम्मेदारी में हैं उस जिम्मेदारी को पूरा कीजिए। लेकिन आप जब जिम्मेदारी में रहते हैं, जैसे दिल्ली में कहा गया शराब की दुकान खोलेंगी, आपने खोला लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा, तो वो जिम्मेदारी की चूक आपकी हुई। तो जो केंद्र सरकार, आपका एक लाइन और है 10 सेकंड, आपकी जिम्मेदारी ये है कि सामूहिक जिम्मेदारी लेनी होगी। या आपने जो पहले सवाल किया कि खराब हो जाए तो केंद्र का और अच्छा करें तो हम कर रहे हैं, ये मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इकट्ठे होकर कोरोना से लड़िए, सियासत मत कीजिए। असलम शेख भी आ गए, उसके पहले प्रताप सिंह जवाब दे लीजिए। छोटा प्लीज। देखिए एक बात रोहित जी, एक बात आप मानकर चलिए, मैं कसम खा के कह रहा हूं, ये इस वक्त देश की जनता उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री जी, हमारे भी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा थाली बजाइए, थाली बज गई। उन्होंने कहा दिया जलाइए, दिया जल गया। अरे खाली थाली बजवाई, उस खाली में कुछ गेहूं भेजिए, चावल भेजिए। एक अन्न का दाना आपने राज्यों का 1 किलो गेहूं नहीं बढ़ाया, आपने 1 किलो चावल नहीं बढ़ाया, 1 रुपया आपने दिया नहीं। देश का मजदूर पैदल जा रहा है गाँव में, क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि केंद्र सरकार पैसे जमा नहीं कराए? आप कह रहे हैं अरे आपने राज्य में चिंता नहीं की, तभी तो मजदूर जा रहे हैं। और जब आप राजस्थान सरकार की बात करते हैं, 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा हमने दे दिया। अब बारी है केंद्र सरकार की, और जब ये लॉकडाउन तीसरे फेज के बाद प्रधानमंत्री जी संबोधित करे तो लोग ये जानते हैं कि सबसे बड़ा नेता कौन इस देश में, वो होता है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री से डायरेक्ट उम्मीद करते हैं अब डायरेक्ट लोगों के खाते में 10 से 15 हजार रुपए दे, राज्यों को गेहूं दे, और राशन कार्ड पर गेहूं मिले, चावल मिले। सर राशन कार्ड पर तो आप लोग गेहूं ही दे रहे हैं। बड़ा झगड़ा तो उसको लेकर चल रहा है जिन बेचारों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, वो तो समझ भी नहीं पा रहे कि कहां जाएं, किससे मांगे, क्या करें, कैसे पेट भरे। इससे पहले असलम शेख जी एक कमेंट प्लीज। अब आप लोग प्लीज देखिए, आप दोनों को पर्याप्त समय मिला दोनों को अपनी अपनी बात रखने का। प्रताप जी और राज्य की भी बात सुन लेते हैं प्लीज। असलम शेख जी, क्या लॉकडाउन खुल जाना चाहिए? उसके बाद राघव चड्ढा आपके पास आऊंगा और मोहसिन रजा आपके पास। असलम शेख जी, क्या लॉकडाउन खोलने का समय आ गया? रोहित जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी डिबेट हो रही थी, आपस में बात कर रहे थे, लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जब मैं बोलूं तो मेहरबानी करके कोई बोले नहीं। मैं भी उम्मीद करता हूं सर ये नहीं बोलेंगे आपके बीच में। बोलिए। हाँ, मेरी ये उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से कि लॉकडाउन हमने किया, अब तक का पूरे देश ने उसको निभाया है, आगे भी जो उनका आदेश आएगा वो निभाएंगे। लेकिन लॉकडाउन उस एरिया में होना चाहिए जिस एरिया में हॉटस्पॉट हो, जिस एरिया में जो पेशेंट्स की बाढ़ हो रही है, जहाँ पे ज्यादा जो है रुग्ण मिल रहे हैं, ज्यादा जहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, और जो एरिया ग्रीन जोन के उसको थोड़ा थोड़ा ओपन करना चाहिए। अगर ये खुलेगा नहीं तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अब तक तो लोग जैसे तैसा अपना चला लिए, और अब जो भी 8 बजे प्रधानमंत्री जी बोले, कोई शॉक नहीं दे, वो थोड़ा सा लोगों को समय दे। यानी लॉकडाउन भी करना है तो 2 दिन का समय दे। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन करना था तो 2 दिन पहले उन्होंने बोलना शुरू किया कि हम ट्रेन बंद करने वाले, लोगों को मेंटली तैयारी किया। उसके बाद हमने ट्रेनें बंद की, फिर हमने लॉकडाउन किया। लॉकडाउन करके जैसा हमारा लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर में लॉकडाउन किया। आगे भी उनका जो आदेश आएगा पूरे देश को मानना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि लोग अब कैसे अपना गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन लोगों को खाली यहाँ पे खाना पहुंचाने से वक्त नहीं निकलेगा। उस वक्त भी मांग ये रखी गई थी कि भाई लॉकडाउन जैसे हुआ, तुरंत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा था कि जो माइग्रेंट वर्कर है
उनको तुरंत जो है कुछ ट्रेन की व्यवस्था की जाए ताकि वो अपने अपने गाँव में पहुंच पाए, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। आज ये दुर्दशा होगी, आप देखिएगा आगे पूरे देश से जो माइग्रेंट वर्कर जो है करोड़ों की संख्या में जो जा रहे हैं अपने अपने गाँव में, अब उस गाँव को जो गाँव सुरक्षित था वहां पे भी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके के कोरोना के वायरसेस बढ़ेंगे। तो अभी जो ऐलान करेंगे वो सारी आज ही चीजों को हमने सोच के खबर कर देख तो ली ना ज्यादा बेहतर पंजाब होगा। से एक कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जो जवान तैनात थे आरपीएफ के, उनमें से कम 14 जवान ऐसे निकले जो कोरोना पॉजिटिव हुए। अब इस स्थिति में ये जो लोग मांग कर रहे थे कि ट्रेन चलाओ ट्रेन चलाओ ट्रेन चलाओ, क्या वो इस बात की जिम्मेदारी लेंगे कि ट्रेन चलाने की वजह से कोरोना और फैला? और क्या इस बात की गारंटी हो पाएगी कि यात्री ही ट्रेवल करेगा ट्रेन में, कोरोना ट्रेवल नहीं करेगा उसके साथ साथ? देखिए, इनिशियली दौर पे जब लॉकडाउन का इशारा आ रहा था मुंबई शहर में, तब सारे लोग थोड़े थोड़े करके जो अपने इंटर स्टेट के थे वो जाना शुरू कर दिए थे। माइग्रेंट वर्कर जो मुंबई शहर के अंदर करीबन लाखों की संख्या में है, वो बरसात से पहले यानी बरसात शुरू होने से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अपने अपने गाँव में खेती के हिसाब से चले जाते हैं। जैसे मुंबई शहर में मछुआरे, बड़े मछुआरों के पास करीबन 50,000 से ज्यादा जो है संख्या उनके खलाशों की होती है। ये अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं और खेती के काम करते हैं। तो इसी तरीके से कई जो मुंबई शहर के अंदर लाखों की संख्या में ये बरसात आने से पहले अपने अपने स्टेट में चले जाते हैं और दूसरे काम करते हैं। तो ये जो फंसे हुए लोग थे वो इस तरीके से बाहर नहीं निकलते, जो आपने देखा। अब इसमें किसी के ऊपर आरोप प्रति आरोप करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी करें उसके आगे विचार करके, ताकि आने वाले समय में जो हमारे दूसरे राज्यों ने गलतियां की, दूसरे देशों ने जो गलतियां किया, उससे सीखने का हमें मौका मिला था। असलम जी, दूसरे दिक्कत क्या यूरोप होती में, है ना? अमेरिका में पहले कोरोना देखिए, आया, उससे आप हमें यहाँ कुछ बैठ सीख के लेने कह की रहे हैं कि जरूरत इस थी। पर राजनीति ना हो, प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं राजनीति ना हो, मोहसिन रजा भी कह रहे हैं राजनीति ना हो, जय कुमार भी नहीं चाहेंगे राजनीति हो, शाहनवाज और राघव चड्ढा भी बिल्कुल नहीं चाहेंगे राजनीति हो। लेकिन राघव चड्ढा, राजनीति तो पहले दिन से हो रही है। आनंद विहार पर लोगों का रेला उमड़ पड़ा, उस दिन से राजनीति शुरू हो गई थी। आज तक लोग सड़कों पर पैदल जा रहे हैं, उस पर राजनीति चल रही है। 16 लोग कट के मर जाते हैं, उस पर राजनीति हो जाती है। सब्जी मंडी खुली तो वहां से लोगों को कोरोना हो गया। तो आज ट्रेन खुल गई तो इस बात की गारंटी कैसे लगेगी कि वहां से कोरोना नहीं होगा किसी को? देखिए, ट्रेन का चलाने का जो निर्णय है वो केंद्र सरकार ने लिया है। आप लोगों ने सलाह नहीं दी थी उसमें? केंद्र सरकार नहीं, मैं आपको जैसे जो अभी इन्होंने कहा कि ट्रेनें अब देश के हर कोने में जाएंगी, रेगुलर ट्रेनें चलने लग जाएंगी, उस संदर्भ में उन्होंने कोई और चर्चा किसी अन्य राज्य से नहीं करी और केंद्र ने वो फैसला लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप तो शराब की दुकान भी कह रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से खोल दी, इन्होंने कहा इसलिए हम खोल रहे हैं। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी। ये शराब की दुकान पे बड़ी राजनीति करते हैं ये लोग। शाहनवाज जी हर डिबेट में बोलते हैं, इन्हें वाराणसी में जब शराब की दुकानें खुली, लखनऊ में जब खुली, मध्य प्रदेश में जब खुली, वो नजर नहीं आता है। जब कर्नाटक में शराब की दुकान के सामने नारियल फोड़कर हजारों लोगों की लाइन लग जाती है, वो नजर नहीं आता है अपने राज्य। कोई बात नहीं, राजनीति की बीमारी से पीड़ित है भारतीय जनता पार्टी, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर ट्रेनें खोली हैं इन लोगों ने तो अच्छी बात है। अगर खोल भी दी हैं तो कम से कम मुझे लगता है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि जो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा है उसका थर्मल स्कैनिंग हो, उस पर्याप्त मात्रा में वहां पर सैनिटाइजर मौजूद हो, जब वो जिस राज्य में पहुंचे वहां पर एकांतवास की व्यवस्था हो, 14 दिन का क्वारंटीन हो, क्या क्या प्रबंध उस हिसाब से करे गए हैं। मुझे उम्मीद है कि भारतीय रेल कुछ उस हिसाब से कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो तमाम राज्य जिसको लागू करें वो जरूर निकालेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय रेल जो है वो केंद्र का विषय है, लेकिन वो राज्यों से ही तो गुजर के बीतेगी। वो किसी राज्य से शुरू होगी, किसी राज्य में जाएगी ना, लेकिन तो तमाम राज्यों के मुझे लगता है जल्द ही स्टैंडर्ड जो आरोप शाहनवाज ने अभी लगाया आप लोगों पर कि मीठा मीठा तो गपगप हो जाएगा और कड़वा कड़वा थूथू होगा, और इसी बात को लेकर अब लॉकडाउन 4 में मामला अटका हुआ लग रहा है। नहीं कि भाई आगे बढ़े या वैसे का वैसे रहने दें। आज मैं जो आपकी बहस देख रहा हूं 5 बजे वाली, रोहित जी, तमाम सरकारों के प्रतिनिधि आज इस चैनल पे मौजूद हैं और सब एक स्वर में कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जी बोलेंगे हम वो करेंगे। बीजेपी के नेता हो या कोई किसी अन्य राजनीतिक दल के, सब तो जब एकजुट ट्रेन हमसे पूछ के नहीं सब चलाई, अपने सुझाव तो दे सकते हैं कल को कोरोना के 50 और मामले आ जाएंगे ट्रेन से तो आप बोलेंगे हमसे तो पूछा ही नहीं था, हमारी तो कोई सहमति नहीं थी इसमें, हमने तो कहा नहीं था ट्रेन चलाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारतीय रेल को करना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आज उन्होंने कहा कि रेगुलर ट्रेन चलेगी, दिल्ली से बैंगलोर चलेगी। अब दिल्ली से बैंगलोर जब चलेगी ट्रेन, जब बैंगलोर में वो व्यक्ति उतरेगा तो क्या वहां पर कुछ जांच होगी रेलवे स्टेशन पर कि नहीं होगी? थर्मल स्कैनिंग होगी या वो शहर में प्रवेश कर सकता है, राज्य में प्रवेश कर सकता है? वो तो हो ये ही है ना सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत का ऐलान हो चुका है ना राघव जी, ये तो आप जानते हैं। हैं। उस प्रकार से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारतीय रेल द्वारा अभी राज्यों को नहीं दिया गया, जहां तक मेरी जानकारी है।
जैसे मैं आपको बता दूं, आज 15 से 18 हजार भारतीय जो अन्य देशों में मौजूद है, उनको लेने के लिए भारत सरकार जहाज भेज रही है, निःशुल्क जहाज भेज रही है। जैसे ही वो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आएंगे, वहां पर उनकी स्कैनिंग होगी, उनको 14 दिन के मैंडेटरी एकांतवास में यानी कि क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हैं, ये लागू हो गए हैं। इस प्रकार से भारतीय रेल ने इस प्रकार का कोई एसओपी किसी भी राज्य को नहीं दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द वो दे देंगे। एक चीज बस मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। लगातार आर्थिक मदद की बात आपके चैनल पर ही तमाम लोग कर रहे हैं। अन्य देशों में भी जीडीपी का कहीं 8%, कहीं 12%, कहीं 15% तमाम सरकारें आर्थिक राहत पैकेज के माध्यम से राज्यों को दे रही हैं। इसीलिए हमारी ये उम्मीद है कि केंद्र सरकार तमाम राज्यों को पैसा देगी। मैं जानता हूं कि केंद्र की भी अपनी परेशानियां हैं। जब राज्यों का राजस्व थम गया तो केंद्र का राजस्व भी थम गया, लेकिन केंद्र सरकार के पास अभी भी पर्याप्त मात्रा में फंड है। प्राइम मिनिस्टर केयर और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में लाखों करोड़ रुपए आए हैं। उसके माध्यम से तमाम राज्यों को समान भाव से, जितने जिस राज्य में केसेस हैं उसके हिसाब से तमाम राज्यों में राहत का अगर पैसा दिया जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमें केंद्र से मदद चाहिए। केंद्र हमारा बड़ा भाई है, हम केंद्र के छोटे भाई हैं। बड़े भाई को छोटे भाई की उंगली पकड़ के चलाना है। ओके मोहसिन रजा, क्या राज्यों और केंद्र के बीच इस चीज को लेकर तनाव है कि पीएम केयर्स फंड में जनता पैसा दे रही है लेकिन केंद्र बता ही नहीं रहा कितने पैसे आ रहे हैं और उस पैसे का क्या करेंगे? राज्यों को देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो कब देंगे? जरूरत तो अभी है। देखिए रोहित, ये सभी जानते हैं और जानबूझकर मैं देख रहा हूं, कांग्रेस के हों और चाहे आम आदमी पार्टी के हों, ये सब लोग सिर्फ एक एजेंडे पर हैं। इन्हें पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश में बहुत अच्छे से लॉकडाउन में जो भी चीजों की जरूरत थी उसको पहुंचाने का काम किया है। 1,76,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने जारी किया था इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए। ये इनको अच्छी तरह से पता है, लेकिन रोज रोज इस तरह के अनर्गल बातें करके लोगों को गुमराह करना, क्योंकि अब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है। ये देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री लगातार अच्छे काम कर रहे हैं देश हित में, जनहित में, इसलिए परेशानी हो रही है और रोज आरोप के सिवा कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं लोग। अरे भाई, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर बनाए, जिस तरह से लाखों लोगों को जो हम लेकर आए हैं उनकी व्यवस्था की है, उनको बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं, उनके टेस्ट कर रहे हैं, उनकी सारी व्यवस्था कर रहे हैं, उनको 1,000 का पूरा हम सहायता राशि के साथ साथ सबको राशन देकर घर रुखसत कर रहे हैं। तो हम तो व्यवस्था कर रहे हैं, आप व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। मोहसिन साहब, एक बात तो बता दीजिए, एक बात बताइए ना साहब, इस लड़ाई में हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए मोहसिन जी, मिलकर नहीं लड़ रहे हैं। एक बात तो बता दीजिए, कितने लोगों की स्कैनिंग आपने कर दी? बिहार के मंत्री तो ट्वीट करके बोल रहे हैं रोज कि हमने 10 करोड़ स्कैन कर दिए, हमने 11 करोड़ स्कैन कर दिए। देखिए, हमारे पास में जितने हमारे सेंटर्स हैं, हमने उन सेंटर्स पे लगातार और जो भी हमारे पास बाहर से आने वाले श्रमिक भाई हैं हमारे, या और भी लोग जो विदेश आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनको स्कैन कर रहे हैं। इवन हमने दूसरे राज्यों के लोगों को भी थर्मल स्कैनर करने के बाद क्वारंटाइन भी किया है, उनकी व्यवस्था भी की है। आप अपने मीडिया चैनल के लोगों से, अपने नुमाइंदे जो यहाँ हो उनसे पूछिए, वो बताएंगे आपको कि हमारे पास में लाखों की तादाद में लोग क्वारंटाइन है और उनकी पूरी व्यवस्था योगी सरकार ने की है। तो आप अगर करना चाहेंगे, इच्छा शक्ति होगी, आप सब करेंगे। जब आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, आरोप ही लगाना है, तो फिर तो आपको सब कुछ बुरा लगेगा। ठीक है सर, लेकिन बिहार में तो आपकी पार्टनर सरकार है ना सर, वो तो आपके साथ गठबंधन में है जय कुमार जी। उसके बावजूद बीजेपी की सरकार केंद्र से ये कहती है कि हम ट्रेन चला रहे हैं, मजदूरों को घर भेज रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप इसके साथ तो बीमारी ट्रेवल करा देंगे, इसके साथ तो हल हो नहीं पाएगा फिर चीजों का। तो आप जब एक पेज पर नहीं है तो फिर आगे लॉकडाउन में रास्ता कैसे निकलेगा? रोहित जी, नहीं रोहित जी, देखिए, हम लोग तो जब सारे प्रदेश जब लॉकडाउन था और कुछ लॉकडाउन की जो परिभाषा थी उसकी उल्लंघन होते नजर आया था। आज जब बातें हो रही थे कि मैं नहीं कहा था, कई स्टेट ने अपने अपने लोगों को ले जाने का प्रयास किया। फिर भी बिहार ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की एक डिफिनीशन है, एक मानक है, हम उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री से जब बात हुआ तो उन्होंने इस बात के कहा
कि जब अन्य राज्यों के लिए कुछ रियायत दी जा रही है तो क्यों न बिहार के लिए रियायत दी जाए। आवाज नहीं आ और रही, ये बातें हुई, और जब हमारी रेल से लोग आए, कल ही हमने उसको बड़ी बेहतर, उसकी बहुत बेहतर हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और जितने भी ट्रेन से लोग आए हैं उनकी हम क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, उसका नतीजा ये है, उसकी जांच कर रहे हैं। कल देखे होंगे रोहित जी हमारे यहाँ 1900 लोगों को जो बाहर से लोग आए थे उनका हमने जांच किया, जिसमें 144 पॉजिटिव पाए गए। तो जांच का नतीजा है कि वो पाए गए, यदि उसको हम फ्री छोड़ दिए होते तो और भी स्पीड होता। ठीक है सर, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या राज्य इस चीज में वेल इक्विप्ड हो गए हैं? क्या राज्यों को वो तौर तरीके, वो सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं जिसके तहत, जिनके साथ कि अब कोरोना के साथ ही जीना है वाली भावना को वो आम जनता में भी इंपार्ट कर सके, और लोगों के साथ साथ सरकारें भी क्या इसके साथ जीना सीख चुकी हैं? क्या टेस्टिंग के स्तर पर हम इतने मजबूत हो चुके हैं? क्या मेडिकल सुविधाओं के स्तर पर हम इतने मजबूत हो चुके हैं? इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, लेकिन क्या वो लॉकडाउन खोलेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश आप आज तक पर लाइव देख पाएंगे।